दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 20th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस अमेरिकन प्ले राइटर के बारे में जिनका नाम है आर्थर मिलर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आर्थर मिलर की बायोग्राफी, लाइफ एंड वर्क्स, इसके अलावा इनकी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फैक्टर्स हैं, इनसे सभी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में इनका एक बहुत ही फेमस प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन को भी इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है आपको सारी चीज़ों की कंप्लीट समरी दिखेगी। जो भी पूरा प्ले है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इसका पूरा समरी, आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से आपको एग्जामिनेशंस में देने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, डजेंट मैटर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या फिर सब्जेक्टिव हो, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस लिखना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली बता दी जाएंगी। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने यूजिनो ओनिल का एक बहुत ही फेमस प्ले द एम्परर जोन्स को कवर किया था। अगर आप चाहें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अगर किसी भी प्ले को हम पढ़ते हैं या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरी होगी या फिर किसी भी नॉवल को पढ़ते हैं, तो उससे पहले उसके जो भी हम लोग ऑथर होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन गेट कर लेते हैं, सो दैट कि हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। जैसे कुछ उनसे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आएंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि डेथ ऑफ सेल्समैन जो पूरा प्ले है उसी को पढ़ लेने से ही आ जाएंगे। तो थोड़ा सा उनके बारे में, जो भी इनके राइटर हैं उनके बारे में बेसिक डिटेल्स, इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, इनके डेट ऑफ बर्थ, इनके डेथ कब हुई, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आए तो इनको भी हम लोग कर पाए, है ना। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव मतलब लिखना हो, तो ये सारी चीज़ें अगर हम मेंशन करते हैं तो उसका हमको प्लस पॉइंट भी मिलता है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, अगर आपके सिलेबस में ये जो भी आर्थर मिलर सिलेबस में या फिर डेथ ऑफ सेल्समैन जो पूरा प्ले सिलेबस में, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन आर्थर मिलर, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा इनका अमेरिकन ड्रामा में, इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। इसके अलावा इनको ड्रामेटिस्ट के तौर पर इनके ऊपर नोट लिखिए, या फिर पूरी प्ले की थीम है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इसकी पूरी थीम क्या रही है, इस पूरी प्ले की थीम क्या है, इस चीज को पूरा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन कुछ किसी भी तरीके का जो भी क्वेश्चन हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, बट आपका जो लिखने का पैटर्न होगा वो आप हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग तो आंसर तैयार नहीं करोगे ना, तो आपका जो सेम रहेगा, जो भी आंसर आपका देने का तरीका है वो सेम रहेगा। सबसे पहले आपको ऑथर के बारे में ही स्टार्टिंग से लिखना है कि ऑथर के बारे में उनके जो भी उनकी मेजर थीम्स हैं, जो उनके जो भी उनको अवार्ड्स मिले हुए हैं या फिर उनको कौन कौन से अचीवमेंट्स मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना है, सो दैट कि इसके आपको प्लस पॉइंट मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थर मिलर का फुल फॉर्म बताओ, मतलब कि आर्थर मिलर का फुल फॉर्म मतलब कि उनका फुल नेम बताओ। तो यहाँ पर आर्थर ऑशर मिलर, यहाँ पर आपको एक बार लिख करके बता दिया है मैंने कि आर्थर ऑशर मिलर इनका फुल नेम है। ये एक अमेरिकन प्ले राइटर हैं, एसेइस्ट भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, और साथ ही साथ में 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन थिएटर में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा ये एक मेजर ड्रामेटिक वॉइस हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, और फिर इनको प्रारंभिक तौर पर मतलब मुख्य तौर पर तो ये ऐसा प्ले राइट के तौर पर ही हम इनको जानते हैं, प्ले राइटर ही हैं ये, बट इसके अलावा इन्होंने नॉवेल्स को भी लिखा हुआ है, एसेज को भी लिखा हुआ है, शॉर्ट स्टोरीज को भी लिखा है, बट ये सारी चीज़ें इनको ऐसा सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी जाती है लिटरेरी क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग, कि ये सारी जो भी चीज़ें ना वो इनको सेकेंडरी चीज़ें मतलब कि दूसरे तौर पर देखा जाता है, बट इनका जो मेन काम है इनका, जिसके ऊपर मेन फोकस किया जाता है वो क्या है, इनका काम कि ऐसा इनको प्ले राइटर के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझते होंगे कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर जो भी लैंग्वेज लिखे हुए एकदम सिंपल है, आप एकदम सब समझ ही रहे होंगे, बस थोड़ा सा मुझे आपको एकदम उसको थोड़ा सा फिनिश कर देना है, सो दैट कि आप इसको एकदम जो भी है पढ़ पाएँ, इसका जो भी मतलब है उसको समझ पाएँ और इसको अच्छे से जो भी है वो अपना लिख पाएँ। तो ये जो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने अलग से इसका नोट्स बनाया हुआ है, और अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पर आपको पूरा जो भी यहाँ पर टेक्स्टेड एरिया है वो पूरा आपको कंप्लीट समझी वहाँ पर ही भी मिल जाएगी। तो
अभी देखिए इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 1915 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, यूएस में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्ले राइटर को जो भी ऑथर होते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जो डेथ उनकी कब हुई थी, तो ये सारी चीज़ों को भी याद रखना है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे फिर भी याद रखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी मेंशन करना ज़रूरी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑर्थर मिलर के यहाँ पर कुछ एक मेजर प्लेस के बारे में बताया गया है कि इनके जो भी मेजर प्लेस हैं वो क्या है, ऑल माई सन्स, ये इनका फर्स्ट प्ले है। सेकंड इनका प्ले कौन सा है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। अ मेमोरी ऑफ टू मंडेज, आफ्टर द फॉल, ये कुछ एक इनके आपको प्लेस के भी नाम देने पड़ेंगे, तो इनके अभी आपको कुछ प्लस पॉइंट भी मिल जाएगा कि हाँ भाई जो भी सामने वाला लिख रहा है, जो भी आंसर्स दे रहा है, उसको थोड़ा सा ऑथर के बारे में पता है। और इनके जो भी इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं वो क्या क्या हैं यहाँ पर, तो देखिए जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन है इसके लिए, ये पूरे प्ले के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था, पुलित्जर प्राइज दिया गया था। पुलित्जर प्राइज दिया गया था। पुलित्जर कई बार वर्ड यूज होता है, अलग अलग ऑथर्स को दिया जाता है। जो पुलित्जर प्राइज होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि एक तरीके का प्राइज होता है जो कि अमेरिका कंट्री की तरफ से दिया जाता है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। मतलब कि अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से दिया जाता है। और ये एक तरीके का कौन कौन से फील्ड्स में दिया जाता है, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, जर्नलिज्म, लिटरेचर या फिर म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस के फील्ड में पुलित्जर प्राइज को दिया जाता है। और इसमें ऑलमोस्ट $15,000 की एक अमाउंट होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। ये कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, विथ सर्टिफिकेट किसी को भी मिल सकता है। ठीक है, तो जो भी पुलित्जर प्राइज होता है एक तरीके का ऐसा प्राइज होता है जो कि लिटरेचर के फील्ड में और म्यूजिकल कंपोजिशन के फील्ड में ही मिलता है। ठीक है, तो इनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है इस पूरे प्ले के लिए। तो यहाँ पर आपको मेंशन भी करना है कि 1949 में इनको पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा मिला हुआ है। इन 1980 में इनको सेंट लुइस लिटरेरी अवार्ड फ्रॉम सेंट लुइस यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको ये भी अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा फिर कैनेडी सेंटर्स ऑनर्स, इनको ये भी अवार्ड मिला हुआ है। और फिर यहाँ पर एक प्रीमियम इम्पीरियल, यहाँ पर प्रीमियम इम्पीरियल प्राइज 2001 में मिला है। उसके बाद में प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड यहाँ पर इनको देख रहे हैं 2002 में मिला हुआ है। एंड जेरूसलम, फाइनली इनको जेरूसलम प्राइज भी मिला हुआ 2003 में। एंड इनके जो भी प्लेज हैं, माई ऑल सन्स, ये एक तरीके का प्राइमरी कॉन्सर्न है विद सोशल इश्यूज के ऊपर। जो आपको यहाँ पर इनके कई सारे प्लेज के नाम मैंने आपको बताया ना, माई ऑल सन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, मेमोरीज ऑफ टू मंडेज एंड आफ्टर द फॉल, ये सारे जो भी इनमें इनका जो फर्स्ट वाला जो प्ले है माई ऑल सन्स, ये एक तरीके का क्या है, सोशल इश्यूज पर बेस्ड एक प्ले है जो अलग तरीके के कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये जब कभी हम लोग प्ले पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो एक दूसरा इनका प्ले है अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, ये भी एक इनका प्ले है जो कि एक ये पूरे जो प्ले है वो क्या कॉन्सर्न करता है, एक ट्रेजेडी, ये एक तरीके की ट्रेजेडी है जो कि जिसमें बताया जाता है कि एक आदमी होता है वो अपनी नीज के साथ में ही एक लव में पड़ जाता है जिसको उसने पहले ही अडॉप्ट किया होता है उसकी माँ से। जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है तब उसने उस लड़की को अडॉप्ट किया, उसको उसकी वो नीज थी और साथ ही साथ में उसको उसके लव में ही आगे चल करके वो पड़ जाता है। तो ये भी एक तरीके की जो भी मैंस का जो एक कॉन्सर्न होता है, किस तरीके से जो आदमी का दिमाग होता है वो चेंज हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो इसमें इस पूरी चीज़ को बताया गया है कौन से प्ले में, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। ये जब आप प्ले पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो जो फाइनली हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इस वाले प्ले के बारे में, ये भी एक तरीके की ट्रेजेडी है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन मतलब डेथ, किसी की डेथ हो रही है। कभी भी दुखदपूर्ण जहाँ पर घटना होती है तो वहाँ पर वो एक क्या होती है, ट्रेजेडी होती है। ठीक है, जिसमें पूरे प्ले में क्या जो है ऑर्थर मिलर है उन्होंने क्या इस कहानी में बताया है कि ये एक सेल्समैन की कहानी है जो कि लास्ट
24 आवर्स पूरे डे की इनकी कहानी बताई गई है पूरे प्ले के अंदर। और जो कि एक आदमी है होता है, सेल्समैन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा होता है, ऑलमोस्ट उसकी 63 ईयर्स की एज होती है आसपास। 63 साल का एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम होता है विली लोमैन। और वो एक काफ़ी ज़्यादा फेल्ड सेल्समैन होता है, मतलब सेल्समैन तो होता है, केवल ऐसा उसके ऊपर टैग लगा है कि वो है क्या, तो वो सेल्समैन है, लेकिन वो एकदम अपने जीवन से पूरी तरीके से हार चुका है, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, अब उसकी इतनी ज़्यादा बिक्री नहीं होती है। तो यहाँ पर जो एक उसको फेल्ड सेल्समैन की तौर पे दिखाया गया है, ठीक है, पूरे प्ले में। फिर यहाँ पर देखिए जो पूरा प्ले है वो क्या करता है, वो पूरे प्ले में उसकी रिलेशनशिप भी बताई गई कि उसकी अपनी वाइफ के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, सन्स के साथ में, और उसके जो भी आसपास में जो भी उसके एक्वेटेंसेस है, मतलब जो भी उनके परिचित के लोग हैं, उसके साथ में उसकी क्या रिलेशनशिप है, ये भी पूरे प्ले के अंदर बताया गया है। अभी पूरा प्ले को जो हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा सारी चीज़ों को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन ऑल सच प्लेज वी फाइंड दैट, मतलब कि हम इनके कुछ एक प्लेस के बारे में हमने डिस्कस किया ना, कि माई ऑल सन्स के बारे में डिस्कस किया कि ये एक सोशल इश्यूज पर बेस्ड प्ले है। अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, ये एक ऐसा प्ले है जिसके अंदर एक आदमी की कहानी है जो कि 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि अपनी 18 साल की करीब नीस के साथ में ही उसके ही प्यार में पड़ जाता है, लव में पड़ जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो एक डेथ ऑफ अ सेल्समैन जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, उसकी ये भी एक तरीके की ट्रेजेडी है, जिसमें जो कि विली लोमेंस, मतलब कि एक विली लोमेंस एक काफ़ी ज़्यादा बूढ़े आदमी की कहानी है जो कि 60 ओल्ड ईयर्स का सेल्समैन है। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इन ऑल सच प्लेस वी फाइंड दैट कि मिलर हैज़ बीन सीकिंग अ न्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ the human situations with the tragic aspects। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इनके जो भी प्लेज हैं उसमें अलग अलग तरीके की ट्रेजेडीज दिखाई गई हैं, कि किस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, वो जो पूरी दुनिया है वो एक तरीके से दुख से ही भरी हुई है, और किस तरीके से अलग अलग ट्रेजेडीज होती रहती हैं, मतलब कि हमारी लाइफ में भी क्या होती है, हमारी लाइफ भी जो है वो एक तरीके की ट्रेजेडी है। तो ये पूरी जो भी हमारी नॉर्मल लाइफ, जो भी कॉमन पीपल्स की लाइफ होती है, वही सारी चीज़ें इनके प्लेज में देखने को मिलती है, ठीक है। अभी इनके बारे में इतना ही बताना काफ़ी है कि इतना अगर हम लोग सारी चीज़ों को लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, इनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, इनके कौन कौन से प्लेज हैं, और थोड़ा थोड़ा इनके जो भी प्लेज हैं इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा लिख देंगे एक्सप्लेन करके, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, किसी भी तरीके के आंसर्स को देने के लिए। अभी हम लोग इनके जो प्ले है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इसकी पूरी स्टोरी को हम लोग थोड़ा कवर कर लेते हैं एक बार। आप तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ब्लैंक पेज है और इसमें जो भी पूरा प्ले है उसका टाइटल लिखा हुआ है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। तो सबसे पहले अगर टाइटल की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को जो टाइटल में ही से ही कुछ क्लियर हो रहा है कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन, मतलब कि जो सेल्समैन है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। जो सेल्समैन है, अब यहाँ पर कौन है पूरा एक बार हम लोग पूरी समरी को एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में जो किस तरीके से इसका आंसर लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पूरा जो ब्रीफ समरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पूरे प्ले का, जैसे कि यहाँ पर टाइटल से ही पता चल रहा है कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन, मतलब कि सेल्समैन पर एक बेस्ड ये पूरी प्ले की कहानी है। और यहाँ पर जो सबसे पहले जो पूरे प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो पूरे प्ले का हीरो है, वो है विली लोमैन। ये विली लोमैन जो है वो 63 ओल्ड का एक बूढ़ा आदमी है। ये एक तरीके का सेल्समैन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जॉब करता है। जैसे कि आपको पता है सेल्स एंड मार्केटिंग जो भी जॉब होती है वो कोई ज़्यादा कुछ अच्छी जॉब नहीं होती है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ये एक तरीके का कमीशन बेस्ड जॉब है, और इसमें कोई भी इसका जो ये जॉब करता है उसमें इसका कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, मतलब कि ये कमीशन बेस्ड, मतलब जितना ज़्यादा ये माल बेचेगा उतने ही ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे। मतलब अपने जब तक ये जवान था, जब तक ये काम को कर सकता था, तब तक भाग दौड़ कर के काफ़ी सारी आइटम्स को, काफ़ी ज़्यादा सामान को बेच देता था, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से उसको कुछ एक कमीशन मिल भी जाता था। बट अभी क्या है कि अभी तो ये बूढ़ा हो चुका है, तो ज़्यादा भाग दौड़ तो
कर नहीं सकता, तो इसका जो माल है वो भी धीरे धीरे कम ही बिकता है और प्रोडक्टिविटी इसकी क्या हो रही, धीरे धीरे डाउन हो रही। तो इसका जो भी अमाउंट है वो भी, तो पेमेंट भी तो उसकी कम बनेगी ना। तो इसका जो फिक्स्ड अमाउंट है वो, मतलब इसका जो अमाउंट है वो फिक्स्ड नहीं है एकदम। तो इसी वजह से ये अपने जो सेंस है, इसी चीज़ों से अपने इसका जो घर परिवार भी इसको चलाना है, इसके 2 बच्चे भी हैं और एक इसकी पत्नी भी है, तो उन सभी लोगों को भी देखना है इसको। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ये है, ये क्या करता है, अपने सेंस को लॉस्ट कर देता है। मतलब ये जो है वो लॉस्ट इस सेंस, मतलब कि ये अपने जो आदमी है, विली लोमैन है, वो अपने सेंस को धीरे धीरे क्या करने लगता है, लॉस करने लगता है। तो ये जो है अपनी चीज़ों में अपने दिमाग के संतुलन को खो बैठता है और साथ ही साथ में इल्यूजन्स देखने लगता है। इल्यूजन्स का मतलब कि जो चीज़ें एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन जो सामने जो आदमी होता है जिसको इल्यूजन दिखता है, वो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में वो चीज़ें हो रही, बट एक्चुअल में वो चीज़ें होती नहीं है। मतलब सामने तो उसको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हुई, बट वो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो इल्यूजन्स का मतलब कि एक तरीके से डे ड्रीम बोल लो कि जीते जागते सपने देखना, तो जैसे मोह माया जिसको बोल सकते हैं, या फिर इमेजिनेशन करना। जब कोई आदमी जैसे कि बोलता है ना कि कोई इमेजिनेशन, ऐसा उसको आभास हुआ जो कि सच नहीं था, उसको आभास हुआ, तो वैसे ही इल्यूजन्स का मतलब यही होता है। तो अपने इल्यूजन्स में वो क्या देखता है, अपने दोनों बच्चों को देखता है। अपने दोनों बच्चों में इसके जो भी 2 लड़के, इसके जो इसका बड़ा लड़का है जिसका नाम है विफ, और जो इसका छोटा लड़का है जिसका नाम है हैप्पी। तो अपने इल्यूजन्स में ये अपने दोनों बच्चों को देखता है, विफ को एंड हैप्पी को देखता है, जो कि अभी 34 ईयर ओल्ड का, मतलब कि जो विफ है उसकी उम्र हो गई है 34 साल की। 34 ईयर ओल्ड का ये एक जवान आदमी है, और हैप्पी जो है वो 32 ओल्ड का एक जवान आदमी है। तो अपने दोनों बच्चों को ये इल्यूज़न में देखता है कि अभी भी जो इसके बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, और मैं अभी भी उन अपने दोनों बच्चों के लिए हीरो ही बना हुआ। मतलब कि जो एक फादर होता है वो अपने बच्चों के लिए हीरो से कम नहीं होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जो मेरा इम्पोर्टेंस है वो अभी भी मेरे बच्चों के लिए कम नहीं हुआ है। जबकि अब इसके जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि ये तो एक अनसक्सेसफुल सेल्समैन है, तो इसके जो बच्चे हैं वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं उन जो इसको धीरे धीरे, मतलब इसको ऐसा फील कराने लगते हैं कि आप एक अनसक्सेसफुल आदमी हैं, तो आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाए। तो ऐसा उसको कुछ फीलिंग आता है, और इसके जो बच्चे होते हैं वो भी इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखते, मतलब इसका एक तरीके से इंसर्ट सी करते हैं, बेइज्जती सी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा, तो ये सारी चीज़ों को तो चलो किनारे रखते हैं, थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं हम लोग इनके दोनों बच्चों के ऊपर। जो बड़ा लड़का है विफ, जिसकी एज है 34 ईयर ओल्ड, और जो इसका छोटा लड़का है हैप्पी, जिसकी एज है 32 ईयर्स ओल्ड की। ठीक है, तो 34 ईयर ओल्ड का मतलब जो आदमी है, जो विफ है, वो फार्मर बनना चाहता था, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। मतलब कि आदमी जो है, जो विफ है, वो अपने पिता की तरीके ही है, वो उसके पिता भी अनसक्सेसफुल थे और ये भी एक अनसक्सेसफुल ही है। बट जो इसका छोटा बेटा है हैप्पी, वो भी ठीक ठाक पैसे कमा लेता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कमा पाता, लेकिन अभी ये जवान है, ठीक ठाक है, यंग एज में है, तो ये अपना थोड़ा सा अपने खर्चे पूरे कर सकता है और थोड़ा सा अपने फैमिली की भी मदद कर देता है। तो बस यही है। इसके अलावा इनके जो दोनों बच्चे हैं वो क्या अलग अलग रहते हैं, और इनकी एक जो विली लोमैन है उनकी एक वाइफ भी है जिसका नाम है लिंडा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिंडा, इनकी वाइफ का नाम है। अब जो विली लोमैन है, इसके जो परिवार के इसके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि इसने अपना जो घर है वो भी एक तरीके से उसके लिए भी लोन दे करके रखा हुआ है, वो कर्जे में खुद ही डूबा हुआ है, क्योंकि उसने अपना जो घर है उसके लिए भी उसने काफ़ी सारे पैसों को लेकर के रखा हुआ है, और उसको उन लोन्स को भी देना है, उन मतलब जो कर्जे हैं उनको भी पूरे करने हैं। तो इसी सारी चीज़ों के चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी भी जो भी जॉब है वो भी फिक्स्ड नहीं है, और जो इनके बच्चों की जॉब है वो भी सही से नहीं चल रही है। जो इनका बड़ा बेटा है वो भी एक अनसक्सेसफुल ही आदमी है, और जो इसका छोटा बेटा है वो ही थोड़ा बहुत कुछ कमा पाता है,
बट इतना ज़्यादा नहीं कि पूरा परिवार से सही से सेटिस्फाई हो सके। तो यही सारी इनके पूरे परिवार की कहानी है। और जो इनके दोनों बच्चे हैं वो अलग रहते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कर रखा है दोस्तों, इसने जो विली लोमैन है इसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद के ले रखी हुई है। इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब कि इसकी ऐसी एक पॉलिसी है कि अगर इसकी किसी भी कोई भी कार एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी इसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसको कुछ पैसे मिलेंगे, मतलब कि उस चीज़ से इसको कुछ एक पैसे मिलेंगे, जिससे कि इसके परिवार को कुछ एक पैसे मिलेंगे इसके परिवार को चलाने के लिए। तो अभी इसका दिमाग ये काम करता है कि क्यों ना मैं अपने आप को ही मार लूँ तो ही सही रहेगा, क्योंकि मेरी मौत जब हो जाएगी, मेरा जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो इससे मेरा क्या, जो पूरी फैमिली है वो एटलीस्ट सेटिस्फाई हो जाएगी, उसको जो भी है उसको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे और जो अपना घर है वो भी खुद का हो जाएगा और जो सारी प्रॉब्लम्स है वो हमारी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ये सोचता है कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ में ये इस चीज़ से डरता भी है। इस चीज़ से डरता मतलब कि उसको अपना आत्महत्या करना, सुसाइड करने से इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके साथ में। अब देखिए दोस्तों, जो विली लोमैन है ये अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचा करता है। ये सोचता है कि किस तरीके से जो भी अपने के जो भी जवानी के दिन थे उसमें इसने कई सारी गलतियों को किया। इसने अपने बच्चों को सही से मे बी कि सही से उनको पढ़ा नहीं पाया होगा, तभी इसके बच्चे भी जो हैं वो भी आज एक अनसक्सेसफुल आदमी है। तो ये सब क्या करते हैं दोस्तों, ये अपने जो विली लोमैन है वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचा करता है, और तभी इसके जो भी दोनों बच्चे होते हैं वो आते हैं, घर आते हैं और सब लोग आपस में बैठ कर के बात करते हैं। अब जो विफ है जो और विली लोमैन है ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं एक दूसरे को, और ये दोनों एक डिसीज़न लेते हैं। ये सोचते हैं कि ये एक डिसीज़न लेते हैं, ये बोलते हैं, जो विली लोमैन है वो एक डिसीज़न लेता है कि मैं अपने जो भी मेरा बॉस है मैं उससे जा कर के ये बात करूँगा, क्योंकि इसकी वाइफ ने, लिंडा ने इसको समझा करके रखा होता है कि आप अपने बॉस से जा कर के बात करिए कि वो आपको एक मेज कुर्सी वाली, मतलब कि एक जो डेस्क वाली जॉब दे दें कि आपको उसमें भाग दौड़ ना करना पड़े और आपको वहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाए। तो ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको अब आपकी एज हो चुकी है, तो मे बी आपकी जो भी बॉस है वो ऐसा मान जाए और वो आपको कमीशन बेस्ड जॉब से थोड़ा सा छुटकारा भी दे दें। तो उसको ये आइडिया पसंद आता है, वो अपनी पत्नी की इस बात को मानता है और जाकर के वो ये चीज़ को डिसाइड करता है मैं अपने जाकर के बॉस से बात करूँगा इस चीज़ के बारे में। और जो विफ है वो भी इस चीज़ को डिसाइड करता है कि मैं भी अपने पुराने बॉस के पास में जाऊँगा और उनसे थोड़ा सा हेल्प मांगूंगा, उनसे थोड़ा सा लोन मांगूंगा, कि जिससे कि मैं कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकूं, जिससे मैं अपना कुछ एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो मैं अपने बॉस से जाकर के उस चीज़ के लिए लोन मांगूंगा। अब ये दोनों क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं इस चीज़ को, और जो दोनों ही लोग बट दोनों लोग जाते तो हैं अपने अपने बॉस के पास में, लेकिन कोई भी काम नहीं बनता। जो विली लोमैन है उसका जो बॉस होता है वो बोल देता है कि नहीं, अगर तुमको कंपनी में काम करना है तो तुमको मेज कुर्सी वाली जॉब नहीं दी जाएगी, तुमको जो भी है कमीशन बेस्ड जॉब पर ही काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं तुम करना चाहते तो तुम जॉब छोड़ कर के जा सकते हो। बट ये मानता नहीं है, ये बोलता है कि नहीं ऐसा कर दो, मैंने आपके लिए कई साल इस कंपनी में बिताए हैं। तो इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर लेता है अपने बॉस के साथ में, तो उसको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है, तो उसकी तो जॉब भी चली जाती है। मतलब कि अभी तक तो जो ये पैसे कमा रहा था वो भी, अभी इसकी अर्निंग तो अब जीरो आ गई, ठीक है। तो ये और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बिफ होता है, जो इसका बड़ा बेटा है, वो भी जाता है अपने बॉस के पास में, तो वो जो उसका पुराने बॉस जो होते हैं उसके, वो तो उसको पहचानने से ही मना कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि नहीं, मैं तो तुमको जानता ही नहीं, तो तुमको कैसे लोन दे दूं। तो अब दोनों ही लोगों को असफलता हाथ लगती है। अब दोनों ही लोग आ जाते हैं अपने अपने घर में और एक दूसरे को इस सारी चीज़ को बताते हैं। अब जैसे ही विली लोमैन को ये बात पता चलती है कि जो विफ है उसके बॉस ने भी उसको लोन देने से मना कर दिया है और जो मेरी जॉब है वो भी चली गई है, तो वो सदमे में आ जाता है और वो उसकी जो हालत होती है वो कई ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहीं पर जो इन दोनों बाप बेटे में क्या होती है, थोड़ी सी बहस हो जाती है और
बहस वहस में जो इसके जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता का थोड़ा सा अपमान कर देते हैं। तो इस चीज़ से इनकी जो मदर होती है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और अपने दोनों बच्चों को बताती है कि तुम्हारे जो पिता हैं वो तुम्हारे लिए बार बार एक्सीडेंट अपने आप का खुद का करना चाहते हैं, और साथ ही साथ में वो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बिल्कुल नहीं सही है। तो तुमको अपने पिताजी के साथ में ऐसा बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तो इन लोगों को थोड़ा सा रिपेंट होता है, ये दोनों पछताते हैं अपने इस गलती के ऊपर, और देखते हैं तो जाकर के सच में उनके जो पिताजी होते हैं वो एक तरीके से इल्यूज़न देख रहे होते हैं। इस बार वो इल्यूज़न में क्या देखते हैं कि जो इनके छोटे भाई थे, जो विली लोमैन का छोटा भाई था, छोटा भाई मतलब कि जो कि अब इस दुनिया में है नहीं, उनका सपना देखता है, और जिसका नाम बेन था। बेन को देखता है, अपने छोटे भाई को देखता है जो कि अब मर चुका है, और ये देखता है कि जो इसका छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई को समझाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स का छुटकारा केवल एक ही चीज़ से हो सकता है, वो ये है कि तुम अपना एक्सीडेंट करवा लो। अब किसी कार को लेकर के जाओ, कहीं जा कर के ठोक दो, मतलब अपना एक्सीडेंट कर लो, तब तुम्हारा जो भी पूरा परिवार है वो खुश रहेगा, ठीक है। उसको कई सारे पैसे मिल जाएंगे जिससे कि तुम्हारा जो बच्चे होंगे वो किसी जॉब को, किसी बिजनेस को स्टार्टअप कर सकेंगे, और जो तुम्हारे घर के कर्जे वगैरह हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो विली लोमैन जो है वो सेम यही चीज़ को करता है। वो शाम को अपनी पत्नी के से बाय बोल करके निकलता है और जा कर के कार एक्सीडेंट में वो मर जाता है। लास्ट के प्ले में, एक्ट में हमको ये देखने को मिलता है कि जो भी विली लोमैन है उसकी जो भी शव यात्रा होती है उसमें बहुत ही कम लोग आए होते हैं। इनफैक्ट उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही लोग आए होते हैं, और एक दो जो पड़ोस के लोग हैं वो आए होते हैं, जिसमें से एक नाम आपको दो कैरेक्टर्स का प्ले में देखने को मिलेगा। एक तो चार्ली है और जो उसका बेटा है वो है बर्नार्ड, ठीक है। तो दो ये नाम आपको देखने को मिलेंगे जो कि इनके पड़ोसी हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग आए हुए होते हैं और इसके शव यात्रा में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और इसकी जो भी पत्नी होती है वो इसके सबको, जो इसकी डेड बॉडी होती है उसको छोड़ करके जाने के लिए नहीं बोलती, जाना नहीं चाहती है, और वो ये बोलती है कि भले ही हमारे परिवार के जो भी सारे कर्जे हों वो माफ़ हो चुके हों, जो हमें जो अमाउंट चाहिए था वो सारी चीज़ें मिल चुकी हों, लेकिन अब ये भले ही जो घर है वो हमारा हो चुका हो, बट इस घर में रहने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि आपके बिना मैं भी जो हूँ वो भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होंगी। इस तरीके से जो भी उसकी लास्ट में जो वाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोती हुई दिखाई पड़ती है इस पूरे प्ले के एक्ट में। तो आई होप ये पूरी यहीं से पूरा जो प्ले होता है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये जो भी मैंने आप लोगों की स्टोरी एक छोटी सी बताई, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी जो भी चीज़ें बताई, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पूरा प्ले की जो भी स्टोरी बताया, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों इसकी हम लोगों को पूरा प्ले है उसकी समरी भी आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। इसको भी हम लोगों को एक बार पढ़ लेना जिससे कि पूरा प्ले हम लोगों को एक बार और अच्छे से कर हो जाए। बट अभी जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस पूरे जो भी वीडियो का जो भी नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट होगा उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो जिससे कि आप लोगों सारे लोग जो भी हों इसको देखें जा करके, जिससे आप लोगों को चीज़ें और भी सही से क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। इसकी जो पूरी समरी है उसको भी पढ़ेंगे, समझेंगे, और साथ ही साथ में ये भी जानेंगे किस तरीके से इसका आंसर दिया जाए। तो इसके बाद में एक और बहुत ही फेमस प्ले हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ को भी करना है। सो मीट यू वेरी सून इन एन अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।